स्टूडेंट, आज हमारा जो है क्विक रिवीजन चल रहा है, माइंड मैप चल रहा है और चैप्टर 2 का आज हम माइंड मैप करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से और जो आगे भी फर्दर CUT वगैरह के एग्जाम देंगे आफ्टर 12 उनमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बायो से, फिजिक्स, केमिस्ट्री से आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम अपना स्पॉइल किए। तो पहले चैप्टर का टाइटल ही देख लेते हैं। टाइटल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारा ये जो है 3rd चैप्टर है और ये यूनिट 1 से चैप्टर है और इस चैप्टर के खत्म होते ही हमारी यूनिट 1 जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? जैसे कि हमारा हेल्थ की डेफिनेशन होती है, हेल्थ की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास से ही आपको पढ़ा दी जाती है कि हेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो नॉर्म्स है, कंडीशन है, रूल है, रेगुलेशन है बनाती है एक वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो जो WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो क्या है? कोई भी इंसान कब हेल्दी होगा? जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो। लेकिन यहाँ पे हमने जो है टर्म लिया है दूसरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू WHO टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से, यानी जिस तरह से आपको सोशली, फिजिकली, मेंटली हेल्दी माना गया उसी तरह से आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आपके क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगी, कोई भी इंसान कब हेल्दी होगा? जो एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में सोशल, इमोशनल, बिहेवियर और फिजिकली वो क्या हो? हेल्दी हो, तभी हम उसे क्या मान सकते हैं? हेल्दी मान सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि है 1951, जैसे ही हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद हमने जो था रिप्रोडक्टिव फेज हमारी इतनी बड़ी ओवर पॉपुलेशन हुआ और ओवर पॉपुलेशन होने पर तो भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के पास क्या भेजा? एक प्रस्ताव भेजा, अपना एक जो एक तरह से कंडीशन थी वहाँ की, भारत की कंडीशन थी कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा था, एक्स्ट्रा रिप्रोडक्टिव फेज वहाँ पे चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया वहाँ पे, WHO ने क्या किया वहाँ पे? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FPP स्टार्ट किया, इनिशिएट किया 1951। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, NCERT में दिया हुआ है, प्रॉपर वे में दिया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग कहाँ से इनिशिएट हुआ, तो भारत ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बन गया था, ओवर पॉपुलेशन चल रहा था यहाँ पे आज़ादी के बाद। तो तब इसमें 1951 में इनिशिएट किया गया था भारत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। याद रखना है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले किसने इनिशिएट किया? भारत में। अब ये प्रोग्राम जो है इसमें WHO ने क्या बताया? WHO ने कहा कि RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इस तरह के भी हमें प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी और चाइल्ड भी क्या करे, मतलब मैटरनल और फीटल दोनों हेल्थ जो है सही रहे। अब हम देख लेते हैं रीजन क्या थे पॉपुलेशन इंक्रीज होने के भारत में। तो भारत में पॉपुलेशन इंक्रीज होने के जो थे मेन रीजन ये थे, पहला पॉइंट है डेक्लाइन डेथ रेट, यानी मृत्यु दर में क्या हुई? भारी गिरावट हुई। डेक्लाइन मैटरनल मोर्टेलिटी जो थी, जिस तरह से हम वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि हॉस्पिटलाइज जो फैसिलिटीज थी उनमें इंक्रीज हुआ और इस वजह से जो मदर की मोर्टेलिटी रेट थी उसमें भी कमी आई। डिक्रीज इन इन्फेंट रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और जो फीटल की मोर्टेलिटी रेट थी वो भी क्या हुई? धीरे धीरे डिक्रीज हुई, कम हुई, उसमें भी कमी आई। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, किसकी वजह से? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज या हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज थी वो में तेजी से क्या हुई? डेवलपमेंट हुआ। तो ये मेन रीजन थे पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना का जो डाटा है वो क्या कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कब कब कैसे हुई, किस किस ईरा में किस तरह से हुई। ईयर देख लेते हैं 1900, 2000, 2011 और अब। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1900 में 2 बिलियन थी, इंडिया में 350 मिलियन थी। 2000 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, इंडिया की 1 बिलियन। ठीक है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में वर्ल्ड की बात करें तो 7 बिलियन और इंडिया की बात करें तो 1-2 बिलियन। अब प्रेजेंट में हाल फिलहाल में वर्ल्ड पॉपुलेशन 8.1 बिलियन है और
इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन है। अभी अपने आप में वेरी करता है ये डाटा, क्या वेरी करता है कि ये जो पॉपुलेशन है इस तरह से इंक्रीज हो रही है। आप देखिए, अगर हम बात करें जो हमारा एरिया है, लैंड एरिया है, लैंड एरिया की वजह में हमारा जो नंबर आता है 7वें नंबर पे आता है, 7वां नंबर है लैंड वाइज हमारा, और पॉपुलेशन वाइज हमारा नंबर अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में नंबर 1 पे है भारत। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इससे जो होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब जैसे कि यूपी में आप देख सकते हैं कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी है। ठीक है, इतनी बेरोजगारी है क्योंकि नेचर ने सब चीजें हमें, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है वो एक लिमिटेड उसमें दिए हैं, लिमिटेड नंबर में दिए हैं। अगर आप इसी तरह से उनका एक्सप्लॉइजन करे जाएंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है भारत हमारा, तो इस पे हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और इसी पे ये पूरा चैप्टर है। अब देखते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल मेथड। तो जैसे ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला गया तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल मेथड के लिए क्या क्या चीजें लेके आए। तो उन्होंने मोटिवेट किया स्मॉलर फैमिलीज, उन्होंने छोटी फैमिली को मोटिवेट किया, स्लोगन दिए, जैसे स्लोगन दिया हम दो हमारा, हमारे दो, इस तरह से। ठीक है, हम दो हमारा एक, इस तरह से इन्होंने स्लोगन दिया। तो यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थी उनको बढ़ावा दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। स्कूल में जाके, घरों में जाके, स्पेशली कैंप लगा के इन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को और ये जो ओवर पॉपुलेशन वाला प्रोसेस चल रहा था उसको कम करने के लिए लोगों को रेडियो में, टीवी में और दीवारों वगैरह पे इस तरह से स्लोगन वगैरह लगवाए। ये काम किया था हमारी गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल करने के लिए ओवर पॉपुलेशन। फिर उन्होंने सेट मैनेजेबल एज, हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, मैनेजेबल एज जो थी, जो पहले बाल विवाह वगैरह हो जाते थे उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजेबल एज जो थी वो फिक्स कर दी। फीमेल के लिए 18 ईयर कर दी और मेल के लिए 21 ईयर्स कर दी। फिर इन्होंने जो कपल थे स्मॉल फैमिलीज के, उनको इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया। इंसेंटिव मतलब कुछ भी गिफ्ट वगैरह, या फिर इस तरह से उनको थोड़ा सा लालच दिया कि अगर आपको छोटी फैमिली होगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, बड़ी फैमिली होगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। इस तरह से आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक तरह से लालच में देके भी ये सारी चीजें इन्होंने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका अपनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 12th क्लास में, बोर्ड एग्जाम में, और 10th में भी आता है। 10th में भी चैप्टर है यही सेम यहाँ से। ठीक है, तो यही चैप्टर है फिर 12th में। तो ये जो चैप्टर है दोनों क्लास के लिए बेनिफिशियल है। 12th में थोड़ा डिटेल में, 10th में थोड़ा ब्रीफ में, ये है बस। बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव, इसकी दो मेथड होंगी, एक होगी नेचुरल मेथड और दूसरी होगी आर्टिफिशियल मेथड। तो जो नेचुरल मेथड है या फिर कोई भी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव की या कॉन्ट्रासेप्शन की, तो उसमें पहला कैसा होना चाहिए, मेन फीचर्स क्या हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली यूज कर पाए, इजीली अवेलेबल, कहीं भी मिल जाए, दूर, बहुत दूर ना जाना पड़े, इफेक्टिव हो, यानी अगर हम चाह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसके लिए इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, नो वन साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, या फिर बहुत कम से कम क्या हो, साइड इफेक्ट हो, नो इंटरफेरेंस विद लिबिडो। लिबिडो मींस क्या, अगर हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद जब हम उसे रोक दें, उसका यूज ना करें, तो इससे हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उस पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, बैड इम्पैक्ट ना पड़े। हम बात कर लेते हैं नेचुरल मेथड की। नेचुरल मेथड को हमने ट्रेडिशनल मेथड भी कहा है, पूछा जा सकता है कौन सी मेथड है जिन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। तो नेचुरल मेथड को ही हमने ट्रेडिशनल मेथड कहा है क्योंकि ये पुराने टाइम से चली आ रही है। पहले केमिकल या आर्टिफिशियल मेथड इतनी ट्रेडिशन में नहीं थी, चलन में नहीं थी, तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। पहला है जो नेचुरल मेथड है, इसमें अवॉइडिंग करते हैं फिजिकल मेटिंग किसकी, ओवा प्लस स्पर्म की। पहली है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे पीरियोडिक एक जो
जो हेल्दी फीमेल में हमने बताया है 1 to 28 या 29 डेज का एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसमें 14th डे पे क्या होता है, 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। और इस 10 to 17, अगर 10 to 17 का जो टाइम पीरियड है 1 हफ्ता, ठीक है, ये बड़ा रिस्की पीरियड होता है और यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस पीरियड को ही हम फर्टिलिटी पीरियड भी कहते हैं। तो इस पीरियड में क्या करें, इस पीरियड में जो क्वार्टर्स से मैटिंग है उसको इग्नोर करें। तो ये पीरियडिक एब्सिस्टेंस है, ठीक है। तो 10 to 17 का जो मेंसेस का पूरा वो है रिस्की पीरियड है, इसको अवॉइड करें। पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड मतलब क्या हो गया, इसमें जब क्वार्टर्स होगा उसमें उससे पहले ही इजैकुलेट करने से पहले ही क्या कर ले, पीनस को बॉडी से बाहर निकाल ले, इसको हम क्या कहेंगे विथड्रॉल मेथड। फिर है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया अभी जो हाल फिलहाल में एक फीमेल ने क्या किया है, बच्चे को जन्म दिया है। अब 1 to 6, कल हमने बताया था 1 to 6 मंथ तक डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वो पहला कोलेस्ट्रम जो है फर्स्ट मिल्क उसको दिया जाना चाहिए 6 मंथ तक। तो जब ये टाइम पीरियड होता है 1 to 6 मंथ तक, वो फीडिंग करता है, बेबी फीडिंग करता है, तो उस टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होती है बहुत सारी चीजें और उसमें जो मेंसेस होते हैं वो एब्सेंस होते हैं। उस टाइम पे भी अगर मैटिंग हो रही है तो एक तरह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारी मेथड है, ये सारी मेथड इनके हाई रिस्क है, हाई चांसेस है फेलियर के, ठीक है, कारागार मेथड नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हमने पढ़ी है पीरियडिक एब्सिस्टेंस, विथड्रॉल, लैक्टेशनल एमनोरिया। अब आती है बात आर्टिफिशियल मेथड की। आर्टिफिशियल मेथड में बेस्ट इफेक्टिव मेथड मानी जाती है बैरियर मेथड। ये जो बैरियर मेथड है प्रिवेंट करेंगी ऑर्गेनल स्पर्म की मीटिंग को, सेल्फ इंसर्टेड होंगी, प्राइवेसी टू यूजर, यूजर को प्राइवेसी होगी इनके यूज करने की, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल मेथड है ये आपको किसी भी शॉप पे, कहीं भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ये मेल के लिए भी आती हैं और फीमेल के लिए भी आती हैं। अब ये जो बेस्ट आर्टिफिशियल मेथड है इसमें कॉन्डोम्स है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे एसटीआई यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी ये क्या कराएंगी, एसटीडी वगैरह से भी ये क्या कराएंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी। फिर है दूसरी डायफ्राम, सर्विकल कैप, वॉल्ट, ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कराएंगी लेकिन ये यूज की जा सकती है केवल फीमेल्स। अब ये जो कॉन्डोम्स है ये मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट ये फीमेल यूज करेंगी ओनली, ठीक है, ध्यान रखना है ये कौन यूज करेगा, ओनली फीमेल्स। फिर है स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम एंड क्रीम्स। ये स्पर्मिसाइडल जेलीज, फोम एंड क्रीम ये स्पर्म को मारने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस केवल फीमेल की बॉडी में यूट्रस में लगाई जाती है और ये इंसर्ट की जाती है बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स की हेल्प से, वाइडली एक्सेप्टेड है। एग्जांपल पूछा जाएगा, लिपेज लुक है, कॉपर टी है और कुछ यहाँ पे हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी जो आपकी बुक में है, एनसीईआरटी में है, वो है LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ये हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी है जो अपनी बॉडी से एक केमिकल है रिलीज करेगी हार्मोन, जो क्या करेगा, जो स्पर्म को या फिर ओवा को ओव्यूलेशन होने में ही दिक्कत होगी, ठीक है। फिर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है, एक मुंह से लेने वाली, मुंह से खाने वाली गोली है। और ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहाँ बनाई गई, हमारे भारत में। और कहाँ बनाई गई, ये सिडरी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाई गई है, हमारे उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ में बनी है। और ये जो सहेली है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, हफ्ते में एक बार ली जाती है और ये दवाई जो है क्या करती है, ओव्यूलेशन पे इफेक्ट डालती है। और भी बहुत सारी पिल हैं जैसे माला डी है, ठीक है, माला सी है, माला एन है। तो ये भी सारी ओरल पिल हैं जो फीमेल के लिए है, कुछ मेल के लिए भी आती हैं
जिसमें मेल में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ये सारी जो मेथड है, इनमें सबसे इफेक्टिव मेथड है बैरियर मेथड। सबसे इफेक्टिव मेथड है बैरियर मेथड, जो एसटीडी से भी बचाएगी, प्लस क्या करेंगी यहाँ पे 100% चांसेस होंगे इसके फेल होने के, ना फेल होने के। अब इसमें लास्ट में जो है ये ओरल पिल जो है सहेली, यहाँ से क्वेश्चन आता है सहेली क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल है जो कि फीमेल द्वारा ली जाती है, हफ्ते में एक बार ली जाती है, और क्या करती है ये, एक तरह से ओवम प्लस स्पर्म मैटिंग को रोकती है, यानी कि क्या है, ओव्यूलेशन में भी ये दिक्कत आने लगती है। अगर कोई लंबे टाइम तक इसको ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस हैं, तो केमिकल लेने से बचना चाहिए अगर कोई अपनी आगे फैमिली प्लानिंग कर रहा है। तो ये था आज का हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, हमने ओवरऑल कर लिया है। थोड़ा सा एक दो टॉपिक बचे हैं, उसे हम कल फिनिश करेंगे। माइंड मैप था, क्विक रिवीजन था, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, फिजिकल इमोशनल के साथ साथ क्या है, सारे एस्पेक्ट है, फिजिकल इमोशनल बिहेवियर और सोशल। देख रहे हैं कितना सेंसेक्स जो है बढ़ रहा है, 2011 से आज के जो टाइम पीरियड है, कितनी हमारी ओवर पॉपुलेशन हुई है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजों से हमें अब भी जूझना पड़ रहा है, और आगे आने वाले चांसेस होंगे हमारे इन सारी चीजों से जूझने के, क्योंकि नेचर ने सारी चीजें क्या दी हैं, हमें लिमिटेड सोर्स दिया है, रहने खाने के लिए सब चीजें लिमिटेड में है। लेकिन अगर हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसका जुर्माना या हर्जाना भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। फैमिली प्लानिंग इनिशिएट हुई थी भारत में, याद रखना है 1951 में। भारत ही सोच रहा है और अप्लाई कर नहीं रहा है, देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अब अगर हम देखें पॉपुलेशन वे में हम नंबर 1 पे है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। यहाँ स्किल पैदा नहीं हो रहे, भीड़ बढ़ा रहे हैं बस, स्किल पैदा नहीं हो रहे हैं। फिर यहाँ पे रीजन इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल मेथड हमने पढ़ ली, बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़ ली है, नेचुरल मेथड, पीरियडिक विथड्रॉल, लैक्टेशनल, और ये आर्टिफिशियल मेथड में हमने ये कंप्लीट कर लिया है। कल का ये क्लास में पूरा हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कंटिन्यू करें।